हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज किरचॉफ्स लॉ। अभी तक जो हमने पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, उसमें हमने पढ़ा है ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR। अब मान लो हमारे पास कुछ ऐसे सर्किट्स आ जाएं जिनमें बहुत सारे सर्किट्स आपस में ज्वाइन हो रहे हो या बहुत सारी जो वायर्स हैं वो आपस में ज्वाइन हो रही हो, उनको सॉल्व करने के लिए फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा? किरचॉफ लॉ। ये आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तक जो भी आपके पास करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेट आएगा या कोई भी करंट का चैप्टर आएगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तक, उसमें आपके ये एप्लीकेबल होते हैं। हमारे पास कितने लॉज हैं किरचॉफ के? दो लॉज। एक होता है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, या हम इसको बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। बड़े आराम से समझने की कोशिश करनी है क्योंकि ये बिल्कुल नई चीज है आपके लिए, आपने कभी नहीं पढ़ी। दूसरा है किरचॉफ्स सेकंड लॉ, या हम बोलते हैं इसको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्या कहता है किरचॉफ का करंट लॉ? कहता है द एल्जेब्रिक सम ऑफ all the currents threading at a junction, threading नहीं लिखते, meeting at a junction, meeting at a junction is always zero। मतलब समीशन I equals to zero। तो हमें सिर्फ ये याद रखना, एल्जेब्रिक सम, जितने भी करंट आएंगे उनका सम जो होगा वो सबका कहां पर, जब वो मीट कर रहे हैं किसी एक जंक्शन पे, वो हमारा क्या होगा? जीरो। दैट इज किरचॉफ्स करंट। इसके दो रूल्स या दो साइन कन्वेंशंस हैं। कहता है करंट एंटरिंग इज टेकन एज पॉजिटिव। नंबर टू, करंट लीविंग is taken as negative। तो ये दो हमारे साइन कन्वेंशंस हैं। जो करंट हमारा एंटर कर रहा है उसको हमने लेना है पॉजिटिव, और जो करंट हमारा लीव कर रहा है उसको हमने लेना है नेगेटिव। अब आते हैं हम किरचॉफ के वोल्टेज लॉ पे। अभी हम इसके ऊपर बेटे बहुत ज्यादा मैथमेटिकल इसकी इलस्ट्रेशन करेंगे, इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे कि हम इसका कैसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये कहता है द अलजेब्रिक सम ऑफ all the EMFs in a closed loop is equal to the algebraic sum of product of current with their corresponding resistances, मतलब समीशन E is equals to समीशन I into R। ये हमारी बनी दूसरी इक्वेशन। क्या कहता है? एल्जेब्रिक सम किसका? EMF का। ये रहा समीशन E, किसके इक्वल है? ये रहा इक्वल टू का साइन, किसके इक्वल है? एल्जेब्रिक सम मतलब समीशन किसका? प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट? करंट का, ये रहा I, और किसके साथ? करंट, जिस करंट के साथ या जिस रेजिस्टेंस से जो करंट पास हो रहा है उसकी रेजिस्टेंस के साथ। हम स्मॉल r लिख दें या हम कैपिटल R लिख दें, बात हमारी रहेगी सेम। ठीक है, तो क्या बात हुई? सेकंड लॉ कहता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द EMF इन अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंसेस इन द सेम क्लोज्ड लूप। उसी सेम क्लोज्ड लूप के बारे में बात होगी। तो समीशन E हमारा किसके इक्वल आ गया? समीशन I into R। इसके भी हमारे पास दो साइन कन्वेंशंस हैं। इसके लिए तो आपको पता ही है कि हमारे पास जो करंट एंटरिंग और करंट लीविंग के इक्वल, अगर करंट एंटरिंग है उसको पॉजिटिव और करंट लीव कर रहा है उसको नेगेटिव। तो जो हमारे पास सेकंड लॉ है उसके हमारे पास दो साइन कन्वेंशंस हैं। क्या कहता है? कहता है फर्स्ट पॉइंट में कहता है, अभी हम लिखेंगे भी और आप सुन भी लो जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। वो कहता है इफ वी आर मूविंग, साइन कन्वेंशन फॉर सेकंड लॉ,
वो कहता है इफ वी आर मूविंग in the direction of current, if we are moving in the direction of current, then the product I into R is taken as positive and vice versa. कहता है कि जब आपके मोशन की या आपके लूप की डायरेक्शन, जब आपके लूप की डायरेक्शन किस तरफ है, जिस तरफ करंट फ्लो कर रहा है, तो जो प्रोडक्ट लोगे आई आर का, उसको आपने क्या कंसीडर करना है, पॉजिटिव, और अगर आप उसके अपोजिट हो तो उसको आप कंसीडर करोगे एज नेगेटिव. दूसरा केस कहता है इफ वी आर मूविंग इन सच अ वे दैट नेगेटिव टर्मिनल of the battery comes up, of the battery or cell comes up, then EMF is taken as positive and vice versa. तो अब दूसरी साइन कन्वेंशन उसने क्या बोली कि अगर मैं उस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं कि सबसे पहले मेरे पास नेगेटिव टर्मिनल आता है किसका, सेल का, तो मेरे को उसकी जो ईएमएफ है वो क्या लेनी है, वो पॉजिटिव लेनी है, एंड वाइस वर्सा, मतलब उसका उल्टा भी हो सकता है. अगर पहले पॉजिटिव टर्मिनल आ जाता है तो हमें उसको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, और अगर पहले नेगेटिव टर्मिनल आ जाता है उसको क्या लेना है, पॉजिटिव. अगर हम मूव कर रहे हैं इन द डायरेक्शन और अगर हम मूव कर रहे हैं अपोजिट टू डायरेक्शन, अगर हम अपोजिट टू डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो जो प्रोडक्ट लेना है वो हमारा आ जाएगा नेगेटिव. जो मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूं वो मेरी स्टेटमेंट है, और जो वाइस वर्सा की स्टेटमेंट है वो मैंने ब्लैक पेन से लिखी है. तो दीज आर द टू साइन कन्वेंशंस फॉर किरचॉफ सेकंड लॉ, जिसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और इसका एक तीसरा नाम भी है जिसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स लूप लॉ. चलो जी, डेफिनेशन हो गई, साइन कन्वेंशंस हो गए. अब हम इसका मैथमेटिकल, या मैं आपको बोलूं कि सर्किट में इसका कैसे यूज करेंगे उसके बारे में बात करते हैं. सबसे पहली बात, जंक्शन क्या है. जंक्शन वो है अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट 3 वायर्स जॉइन, कम से कम 3 वायर्स जॉइन करें, उसको हम जंक्शन बोलते हैं. अब मेरी बात सुनना, ये मेरे पास एक पॉइंट है, क्या ये जंक्शन है? नो, इट इज नॉट अ जंक्शन, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 वायर्स हैं. मेरे पास एक पॉइंट है, ये डिफरेंट करंट्स हैं, कुछ इसमें एंटर कर रहे हैं, कुछ इसमें लीव कर रहे हैं. तो मैंने इसका नाम लिया I1, I2, I3, I4, I5, I6. तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ उसने कहा था कि जब अलजेब्रिक सम होगा, जितने भी करंट एक जंक्शन पे आके मीट कर रहे हैं उनका वो हमेशा क्या होता है, इक्वल टू 0. तो अगर उस बारे में अगर मैं बात करूं तो जो करंट एंटर कर रहे हैं उसको मैंने पॉजिटिव लेना है, और जो करंट लीव कर रहे हैं उसको मैंने नेगेटिव लेना है. तो मैंने इक्वल टू पहले 0 लिख दिया. अब ये I1 एंटर कर रहा है तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4. अब पंगा पड़ गया, क्या यहां पर I5 आगे जो कि लीव कर रहा है, तो मेरे को पता है कि मैंने माइनस साइन साथ में लेना है. मेरे को पता है I6 लीव कर रहा है, माइनस साइन साथ में लेना, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0. तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो इससे मेरे पास क्या स्टेटमेंट आई, इससे मेरे पास स्टेटमेंट आई कि जितना करंट मेरा एंटर कर रहा है उतना ही करंट मेरा क्या करना चाहिए, लीव करना चाहिए. मतलब टोटल करंट एंटरिंग एट अ जंक्शन इज इक्वल टू, किसके इक्वल टू, ये रहा इक्वल टू टोटल करंट लीविंग एट द सेम जंक्शन. तो ये भी मेरी एक डेफिनेशन है किसकी, किरचॉफ के फर्स्ट लॉ की. तो क्या किया हमने कहा कि कम से कम जब तक 3 वायर्स नहीं होंगी तब तक हम उसको जंक्शन नहीं मानेंगे, और अगर जंक्शन है तो सबका अलजेब्रिक सम मैंने क्या ले लिया, 0. जो करंट हमारे एंटर कर रहे हैं उनको पॉजिटिव लिया है, जो करंट हमारे लीव कर रहे हैं उनको क्या लिया है, नेगेटिव. अलजेब्रिक सम कर दिया इक्वल टू 0. तो जितने करंट एंटर कर रहे हैं वो
किसके इक्वल आए हैं, कितना करंट हमारा क्या कर रहा है, लीव। सो दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट फॉर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। तो एक चीज क्लियर हो गई, जितना करंट हमारा सिस्टम में एंटर करेगा एक जंक्शन के क्रॉस, उतना ही करंट हमारा क्या करना चाहिए, लीव करना चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूं कि सेकंड लॉ क्या कहता है। ये मेरे पास एक सर्किट है जिसमें दो बैटरीज लगी हुई है, इसकी ईएमएफ है E1, ये है R1, इसकी R2 और ये ईएमएफ है E2। नाउ आई एम अप्लाइंग सेकंड लॉ। मैंने कहा कि हमारा इस सर्किट में से I करंट फ्लो कर रहा है, वो आपकी मर्जी, आप जिस मर्जी डायरेक्शन में ले लो, करंट एक ही फ्लो करेगा। I करंट हमारा फ्लो कर रहा है इस सर्किट के अंदर, I करंट फ्लो कर रहा है। अब मैंने लूप ऑपरेट करना है, मैंने लिखा अप्लाइंग लूप A B C D A। कैसे चले, A से गए B से आए C से आए D और D से A। तो ध्यान रखना हमने कैसे चलना, हमेशा हमने एंड पॉइंट से ही चलना है, हमने बीच में से कहीं से भी स्टार्ट नहीं करना। अब वो जो दो रूल्स मैंने लिखवाए थे वो याद होने चाहिए। पहला रूल क्या था कि जो प्रोडक्ट होगा करंट और रेजिस्टेंस का, वो हमारा पॉजिटिव तब लेना है जब हम करंट की डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं, और अगर हम करंट की डायरेक्शन से अपोजिट मूव कर रहे हैं तो उसको क्या लेना, नेगेटिव, लेकिन आएगा इक्वल टू में। अब मैं यहां से चला तो पहले बैटरी का आ रहा है पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब -E1। क्यों, क्योंकि उसने कहा था पहले प्लस आ गया तो माइनस लेना है, पहले माइनस आया तो प्लस। अब आगे चले तो ये वाले करंट की डायरेक्शन जो है वो है B से A की तरफ, जबकि मेरी डायरेक्शन जो है वो है A से B, मतलब इसको भी नेगेटिव लेना पड़ेगा। मैं इस तरफ जा रहा हूं, करंट इस तरफ आ रहा है, तो दोनों का प्रोडक्ट इसका और इसका, तो ये आ जाएगा -IR1 आ गया। उसके बाद फिर हम नीचे आए, नीचे फिर से मैं यहां पर पहुंचा, जब मैं पहुंचा तो मेरी डायरेक्शन है इस तरफ, लेकिन करंट इस तरफ जा रहा है, फिर से क्या आ जाएगा, माइनस का IR2। चलो कोई बात नहीं। अब यहां पर फिर से कौन सा टर्मिनल आ गया है, पॉजिटिव टर्मिनल। जब मैं इधर से यहां पहुंचा फिर से क्या लिखूंगा, -E2। तो माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर दूं, E1 प्लस E2 किसके इक्वल आ गया, IR1 प्लस R2। सो E1 प्लस E2 अपॉन R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू I। तो ये हमारा प्रोसेस है क्या लगाने का, किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाने का। चाहिए क्या हमें, क्लोज लूप। जब हमने क्लोज लूप बनाई तो क्लोज लूप को देखकर ही हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि हम किस तरफ चल रहे हैं। अब देखो यहां से मैं फिर से चला हूं, पहले आया पॉजिटिव, लिख दिया -E1। आप दोबारा ईएमएफ देख लो, फिर से आ गया पॉजिटिव, लिख दिया -E2, क्योंकि था अलजेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंसेस। फिर मैं जब इधर चला तो मैं B से A वापस आ रहा हूं, इधर मेरी डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन B से A है, तो हम दोनों की अपोजिट हो गई, तो माइनस क्या I2R1। और फिर मैं यहां पर पहुंचा तो मेरी डायरेक्शन इस तरफ है और करंट की डायरेक्शन दूसरी तरफ है, फिर से हमारा क्या हो गया, नेगेटिव, फिर से क्या बन गया, -I2R2। तो ये हमारे दो इंपॉर्टेंट लॉज हैं जिनको हम यूज करके आगे फर्दर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे किरचॉफ लॉ के ऊपर बेस होंगे, जिसमें हम किरचॉफ का करंट लॉ भी लगाएंगे और किरचॉफ का वोल्टेज लॉ भी लगाएंगे। एक बार आपने इस वीडियो को दोबारा देखना है, आराम से समझना है, खुद ड्रॉ करके देखना है कि कैसे सिस्टम हमारा काम कर रहा है, कैसे सिस्टम हमारा काम नहीं कर रहा। उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि किरचॉफ लॉ हमें क्या बताना चाहता है। ठीक है, अगर तो एक ही बैटरी लगी हुई है तो ओम्स लॉ से काम हो जाएगा, अगर एक से ज्यादा बैटरीज लगी हुई है, एक से ज्यादा सेल्स लगे हुए हैं, वो भी इनएडिक्वेट तरीके से, तो हमें किरचॉफ लॉ लगाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारा टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे।